सुनने वालों को मदनलाल नौखवाल का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाते हैं 4 चौपटे व 8 बाजारों वाली खूबसूरत व धार्मिक नगरी सिरसा का इतिहास। सिरसा नगरी की संस्कृति में बहुत कुछ अनोखापन व इतिहास की अमूल्य धरोहर छुपी हुई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिरसा नगर को 6वीं शताब्दी में राजा सार्स ने बसाया था। किसी समय यहाँ सरस्वती नदी बहा करती थी। सरस्वती नदी के तट पर बसने के कारण इसका नाम सरस्वती नगर था। कुछ उच्च कोटि के इतिहासकार तो महाभारत काल की शेरशिक नगर को सिरसा नगर ही मानते हैं। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र से लेकर हनुमानगढ़ तक के क्षेत्र को काम्यक वन के नाम से जाना जाता था। एक जनश्रुति के अनुसार पांडव अपने वनवास काल में यहाँ आए थे और सरस्वती नदी के घने जंगलों में अपना जीवन बिताया था। महाभारत युद्ध के पश्चात हर्षवर्धन ने 15 वर्ष तक राज्य किया। उनका जीवन 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन के राज्य की सीमाएं दोआबा से लेकर काठियावाड़ तक फैली हुई थी। हर्षवर्धन का राज्य प्रांतों, कमिश्नरों और जिलों आदि में विभाजित था, जिनमें सरस्वती नगर भी एक प्रमुख परगना था। 730 ईस्वी के आसपास सिरसा क्षेत्र पर यशोवर्धन वर्मन का राज्य स्थापित हुआ। उसी काल में राजपूत वंशों का भी उदय हुआ, जिसमें परमार, चौहान, प्रतिहार आदि प्रसिद्ध वंश थे। दिल्ली, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और सरस्वती नगर पर भी राजपूतों का अधिकार रहा है, जिनमें महिपाल, महेंद्रपाल, देवपाल, विजयपाल और अनंगपाल आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। 997 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक भारत पर गजनवी शासकों के आक्रमण जारी रहे। 1173 ईस्वी में राजा सार्स के वंशज राजा कुंवरपाल सरस्वती नगर पर राज करते थे। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, तब उसने सरस्वती नगर पर भी विनाशकारी हमला कर दिया। राजा कुंवरपाल ने उसका डटकर मुकाबला किया। राजा कुंवरपाल लड़ते लड़ते युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने राजा कुंवरपाल की महल और दुर्ग को जी भरकर लूटा। राजा के सुंदर महल और सरस्वती नगर को तहस नहस कर दिया। जहां पर राजा का महल था उसे आजकल थेड़ के नाम से जाना जाता है। सिरसा में जिसको हम थेड़ कहते हैं, 1192 ईस्वी में यह एक बहुत बड़ा लोह दुर्ग था। जब 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरस्वती नगर पर अपना अधिकार किया, उस समय यह महान दुर्ग भट्टी नवाबों के अधिकार में था। 1838 ईस्वी में वर्तमान नगर सिरसा की स्थापना हुई तो अकेले इस किले की ईंटों से ही शहर की बड़ी बड़ी हवेलियां व मकान बन गई। इस थेड़ की सामान्य ऊंचाई लगभग 90 फुट बताई जाती है। इसका कुल क्षेत्रफल 87 एकड़ है। इस किले के चारों ओर गहरी खाई थी, जिसमें सुरक्षा के लिए पानी भरा रहता था। थेड़ के बीच में एक खानगाह है। लोगों में यह आस्था है कि यहाँ आने वाले मनुष्य की मनोकामना पूरी होती है। सिरसा, हनुमानगढ़, हवोर तथा बठिंडा, इन चारों किलों का आपसी संपर्क ऐसा है जैसे कि चकोर के 4 कोने हों। अनुमान लगाया जाता है कि ये चारों किले एक ही योजना के अधीन बनाए गए थे। ये किले अफगानिस्तान की ओर से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए भारी रुकावट थे। सिरसा का दुर्ग तथा प्राचीन नगर के महलों तथा मकानों के टूटे हुए भवन 1837 ईस्वी तक मूल रूप से सलामत थे, परंतु सिरसा के अधीक्षक मेजर थोरस्वी के आदेश से नए नगर में आकर बसने वालों ने किले की ईंटें व पत्थर तोड़ तोड़कर वर्तमान नगर में अपने अपने घर व मकान बना लिए, जो कहीं कहीं आज भी देखे जा सकते हैं। जो मकान व हवेलियां छोटी ईंटों की बनी हुई हैं, वे सब इस किले से लाई गई थी। अब भी थेड़ के किले की खुदाई में मिट्टी के बर्तन, मानव अस्थि पिंजर, टूटे खिलौने, मनके, तांबे के सिक्के और मूर्तियां मिली हैं। सिरसा के इसी थेड़ में श्री श्याम जी की एक घोड़े पर सजी मूर्ति निकली थी, जो आज भी सिरसा के श्याम जी के मंदिर में स्थापित होकर पूजनीय है। इसी मूर्ति पर लिखे हुए शब्दों से यह प्रतीत होता है कि यह लगभग 850 वर्ष पुरानी है। 1986 में भारत के प्रसिद्ध पुरातन विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णुधर ने इस थेड़ का सर्वेक्षण किया। उन्हें थेड़ के प्राचीन किले में से कुछ मुगलकालीन सिक्के मिले थे, जो इस समय वैदिक संग्रहालय झज्जर में रखे हुए हैं। विशेष रूप से भावदीन गांव तथा उसके आसपास फैले विशाल टीले सिंधु सभ्यता के अवशेष माने जाते हैं। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद 1878 से 1883 ईस्वी तक जो भूमि पुनर्गठन किया गया, उस समय जिला के निर्णायक अधिकारी श्री जे विल्सन अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया,
तब विजय में जो किले उसके हाथ लगे उसमें सरस्वती नगर का भी एक किला था। 1837 ईस्वी के अंत तक सिरसा का बड़ा किला पक्की ईंटों तथा चूने की मजबूत दीवारों से बना हुआ था। सिरसा का किला बठिंडा, हनुमानगढ़ तथा अभोर के किलों जैसा था। अनुमान लगाया जाता है कि किसी समय यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या का निवास था। हरियाणा में महाभारत काल की अनेक दुर्ग तथा हजारों गांव थे। अनेक दुर्ग खंडरों के रूप में अब भी विद्यमान हैं, जैसे रोहतक, महम, आंसी, अगरवा और सिरसा के खंडर। महाभारत काल में नकुल की दिग्विजय में जिन 3 लौह दुर्गों के जीतने की चर्चा है उनमें रोहतक, महम और सिरसा बताया जाता है। राजा भोज के समय का एक शिलालेख बताता है कि यहाँ शिव का एक मंदिर था। इसे पुष्पदत्त आचार्य ने बनाया था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जब सरस्वती नगर पर आक्रमण किया तो इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में यह क्षेत्र मोहम्मद तुगलक के अधिकार में आ गया। 1352 ईस्वी में राजा फिरोज शाह ने नया नगर फतेहाबाद बसाया। फिरोजा नाम से यहाँ भी एक किला बनवाया। बादशाह फिरोज शाह ने 1361 ईस्वी में रानिया के निकट हारनी खेड़ा और ओटो झील के पास फिरोजाबाद शहर बसाई। बादशाह फिरोज शाह ने घग्गर नदी से एक नहर भी निकाली जो फिरोजाबाद होती हुई हारनी जाती थी। बादशाह के नाम पर बसाया गया शहर फिरोजाबाद किसी समय एक बहुत बड़ा नगर था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ 1.5 लाख सेना थी, जिसके आक्रमण से उत्तर भारत विशाल शमशान घाट में बदल गया। उसने गांवों व शहरों को लूटने के बाद उनको तहस नहस कर दिया। तैमूर लंग सिंधु नदी पार करके पंजाब में आया और फिर राजस्थान की ओर चल दिया। तैमूर अपनी विशाल सेना के साथ 7 नवंबर 1398 ईस्वी को राजस्थान के हनुमानगढ़ के किले में जा पहुंचा। उस समय हनुमानगढ़ का शासक देवचंद था। वह इस स्थिति में नहीं था कि तैमूर का मुकाबला कर सके। देवचंद ने तैमूर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन उसके भाई कमालुद्दीन ने तैमूर का विरोध किया। तैमूर ने हनुमानगढ़ के किले को तहस नहस कर दिया। हनुमानगढ़ के किले को जीतने के बाद तैमूर ने घग्गर नदी के साथ साथ सिरसा क्षेत्र में प्रवेश किया। पहले उसने हारनी खेड़ा तथा फिरोजाबाद को लूटकर खंडरों में बदल दिया। रात को उसने अपनी 1.5 लाख सेना के साथ ओटू झील के पास पड़ाव डाला। अगले दिन 12 नवंबर 1398 ईस्वी को उसने सिरसा पर आक्रमण कर दिया, परंतु सिरसा के लोगों को आक्रमणकारियों के आने की सूचना पहले ही मिल गई थी, इसलिए वे अपने घरों को छोड़कर भाग खड़े हुए। तैमूर की सेना ने भागते हुए लोगों का पीछा किया और बेशुमार लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय सिरसा एक बड़ी आबादी वाला समृद्धिशाली नगर था। तैमूर ने शहर को जी भरकर लूटा, बेशुमार दौलत अपने साथ ले गया। भारी संख्या में औरतों में बच्चों को भी बंदी बनाकर ले गया। उसके बाद उसने फतेहाबाद, राजापुरा, अहरवा, टोहाना आदि नगरों को बुरी तरह से लूटकर खंडरों में बदल दिया। कहा जाता है कि उस समय अहरवा गांव एक बड़ी जनसंख्या वाला बहुत बड़ा नगर था। 1550 ईस्वी में बीकानेर के राजा राव कल्याण सिंह ने सिरसा क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और इसे अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद सिरसा क्षेत्र अकबर के अधिकार में आ गया। अकबर ने इसका नाम सरस्वती नगर से बदलकर सिरसा रख दिया। इसे परगना बनाकर हिसार फिरोजा में मिला दिया गया। 1599 ईस्वी में अकबर ने इस क्षेत्र को बीकानेर के राजा निहाल सिंह को जागीर में दे दिया। मुगल साम्राज्य के अंत तक यहाँ लगभग अमन चैन रहा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद रानिया के भट्टी नवाबों ने लूटमार शुरू कर दी। उधर पटियाला के राजा अमर सिंह ने सिरसा और डब्बाली के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। 1783 ईस्वी में सिरसा क्षेत्र में भयंकर अकाल व सूखा पड़ गया। लोग दाने दाने को तरसने लगे। अधिकांश पशु भूख से मर गए। देशवाड़ी जाट सिरसा छोड़कर हांसी की ओर चले गए। पटियाला के सिख लोग वापिस चले गए। बागड़ी लोग भी नौर भादरा व बीकानेर की ओर चले गए। मानो सिरसा नगर एक बार उजड़ सा गया था। 18वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। तभी बठिंडा के मुस्लिम भट्टियों ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। सिरसा फतेहाबाद क्षेत्र भट्टी नवाबों के अधीन हो गया। 1789 ईस्वी में महादेव सिंधिया ने भट्टी नवाबों को हराकर सिरसा क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। जनवरी 1800 ईस्वी को एक अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज टॉमस ने सिरसा पर आक्रमण किया। उसने यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद कुछ समय मराठों के अधिकार में रहकर यह क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया।
कुछ समय तक लड़ाई झगड़ों के बाद 1837 ईस्वी में अंग्रेजों का सिरसा नगर पर पूर्ण अधिकार हो गया। जिस समय अंग्रेजों ने सिरसा पर अधिकार किया था उस समय यह शहर वीरान व उजाड़ पड़ा था। केवल बाबा सरसाईनाथ की डेरे में एक साधु रहता था। उस समय इस क्षेत्र में केवल 35 गांव आबाद थे। इनमें रानिया सबसे बड़ा गांव था। अंग्रेजी राज्य के बाद खेतीबाड़ी में कुछ सुधार हुआ। 1920 ईस्वी तक इस क्षेत्र में कुल 90 गांव आबाद हो चुके थे। 1838 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी मेजर थोर्सवी ने वर्तमान सिरसा नगर की स्थापना की। इस नए नगर के 4 चौखटे व 8 बाजार रखे गए। पुराने किले की ईंटों से बहुत सारे मकान व हवेलियां बनाई गई। अंग्रेजी सरकार ने बाहर से आने वाले व्यापारियों की सहायता की, जिससे सिरसा नगर फिर से आबाद होने लगा। अंग्रेज अधिकारियों के लिए कोठियां व बंगले बनाए गए और पड़ोस के बहुत से क्षेत्र इसमें मिलाए गए। 1809 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए 6 डिवीजन बनाए। सिरसा को जिला बनाया गया। इसमें सिरसा, डबवाली, रानिया, फतेहाबाद, अबोर व फाजिलका के क्षेत्र मिलाए गए। अंग्रेजों के आने से यहाँ के हालात बदल गए। समझौता अधिकारी ने बिना किसी सलाह के राजस्व की दर 50% निर्धारित कर डाली। किसानों का शोषण होने लगा। लोगों ने इस समझौते का विरोध किया। 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिक विद्रोह हो गया। सिरसा में तैनात सैनिक टुकड़ियों ने भी विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इसमें सिरसा के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया। अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू हो गया। सिरसा में अंग्रेज अधिकारियों की संपत्ति को लूट लिया गया। उनके भवन व बंगले जला डाले। अंग्रेज यहां से भाग खड़े हुए। सिरसा का अधीक्षक कप्तान फिरोजपुर जा पहुंचा। 17 अंग्रेज परिवार भागकर रोड़ी के किले में जा छुपे। रोड़ी के एक साधु ने रात के अंधेरे में उन्हें अन्न पानी उपलब्ध करवाया। कुछ समय बाद वे सुरक्षित स्थान पर चले गए। अब पीछे सिरसा में रह गया अंग्रेज सैनिक टुकड़ी का ऑफिसर कमांडर हिलर्ड तथा उसका साथी पेट्रोल फैल। जब अंग्रेज अधिकारियों ने सिरसा से भागना शुरू किया था तो ये दोनों अधिकारी जोध का गांव गए हुए थे। किसी तरह सिरसा से तो ये दोनों बचकर निकल गए, परंतु उनको भागते हुए छतरिया गांव के मुसलमानों ने उन्हें मार दिया। इन दोनों अधिकारियों को सिरसा की गिरजाघर की एक कब्र में दफना दिया गया। उनकी कब्र आज भी सिरसा में मौजूद है। 8 जून 1857 ईस्वी को फिरोजपुर का डिप्टी कमिश्नर जनरल वानफोर्ड अपने सैनिकों के साथ सिरसा क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए चल दिया। जब वह ओडा गांव के पास पहुंचा तो रानिया के भट्टी नवाब नूर समद खां और मोहर अली खां ने अपने 4000 सैनिकों के साथ अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया। नवाब की 530 सैनिक मारे गए। अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने पर नूर समद खां और मोहर अली खां को सिरसा के वर्तमान बड़े डाकघर के पास एक वृक्ष से लटकाकर फांसी दे दी गई। रानिया व सिरसा की जायदाद अंग्रेजों ने अपने पिट्ठू भारतीयों को दे दी। 18 जून 1857 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारियों का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने छतरिया गांव पर हमला कर दिया। वहां के मुसलमानों को मारकर उनकी जमीन जायदाद छतरिया गांव की एक बागड़ी परिवार को इनाम में दे दी। इस बागड़ी परिवार ने हिलर्ड और पेट्रोल फैल के कत्ल की सूचना अंग्रेजों को दी थी। 19 जून 1857 को सिरसा के पास खेरका गांव में 1000 भट्टियों ने अंग्रेजी सेना का दूसरी बार मुकाबला किया। इस बार भी भट्टी अंग्रेजों के सामने हार गई। अब सिरसा क्षेत्र पर अंग्रेजों का पूरी तरह से अधिकार हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने सिरसा के आसपास के गांव दड़बी, नेजाडेला, नागोकी आदि गांव के लोगों को अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के जुर्म में सिरसा लाकर गोलियों से उड़ा दिया। बहुत से लोगों को जुर्माना व कठोर सजाएं दी गई। इसके साथ ही सिरसा क्षेत्र को उत्तरी पश्चिमी प्रांत से काटकर हिसार डिवीजन में मिला दिया गया। अंग्रेजों द्वारा 1837 ईस्वी में बनाए गए इस भटियाना जिले को तोड़कर सिरसा के नाम से नया जिला बना दिया गया। इस नए जिले में सिरसा, फतेहाबाद और अबोर फाजिलका का सारा क्षेत्र शामिल था। उस समय इस जिले में 650 गांव थे। सिरसा और फाजिलका तहसीलें थी। फतेहाबाद, डबाड़ी, खडियाल और साऊवाड़ा उप तहसीलें थी। 1884 ईस्वी में सिरसा जिला तोड़कर इसके 126 गांव फिरोजपुर में मिला दिए गए। 1882 ईस्वी में सिरसा में रेलवे लाइन आ गई, जिसके कारण व्यापार और बढ़ने लगा। सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस के आंदोलन के साथ साथ गांधी युग शुरू हो गया। सिरसा क्षेत्र में लंबी खामोशी के बाद राजनीतिक हलचल फिर से शुरू हो गई। 22 अक्टूबर 1920 को अम्बाला डिवीजन की कॉन्फ्रेंस भिवानी में हुई। इसमें सिरसा क्षेत्र के बहुत से लोग शामिल हुए।
1920 ईस्वी में सिरसा नगर में पहली कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई, जिसके प्रधान पंडित प्रभुदयाल शर्मा बनाए गए। सिरसा में विदेशी कपड़ों व माल के विरुद्ध में बहिष्कार का आंदोलन चलने लगा। लोगों ने विदेशी कपड़े उतार कर बाजारों में होली जलानी शुरू कर दी। स्वदेशी वस्त्रों की पूर्ति के लिए 1925 में पहली बार सिरसा शुद्ध खादी भंडार की स्थापना की गई, जिसके संचालक श्री लक्ष्मी नारायण पेड़ीवाल बनाए गए। जनता को आजादी के लिए आगे आने की प्रेरणा दी जाने लगी। 1920 ईस्वी में सिरसा के स्वतंत्रता सेनानी श्री रामलाल अग्रवाल को 1 साल की सजा दी गई। उसके बाद श्री सोनलाल, श्री मनसाराम और बाबा नंद सिंह रघुवाणा को कठोर सजाएं दी गई। 1925 ईस्वी में सारे भारत में प्लेग की बीमारी फैल गई। उसी वर्ष फरवरी मास में सिरसा नगर में भी प्लेग की बीमारी फूट पड़ी। रोजाना सैकड़ों लोग मरने लगे। यह बीमारी लगभग 2.5 महीने तक चली। एक समय तो ऐसा आ गया था कि सिरसा शहर सुनसान सा हो गया था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए थे। इस मुसीबत में कुछ समाजसेवी लोगों ने शवों का दाह संस्कार किया। उन समाजसेवी वीरों में डॉक्टर नारायण सिंह, बाबू हरकिशन लाल, नारायण दास, पंडित नानक चंद, लेखराम, श्रीराम, हीरालाल, सुरजाराम दड़बी, मुंशी कृष्णचंद, सुरजाराम रोयडावाली, नथुराम और बस्तीराम सैनी शामिल थे। प्लेग का प्रकोप खत्म होते ही नगर छोड़कर गए हुए लोग वापस आ गए। नगर में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। 1927-28 में कांग्रेस का प्रचार फिर जोर पकड़ने लगा। कोने कोने में इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। इन्हीं दिनों कांग्रेस के सहयोगी दल नौजवान भारत सभा का जन्म हुआ। सिरसा के कुछ युवा देशभक्त आगे आए, जिनमें श्री भगवत स्वरूप शर्मा, छोगेलाल गुप्ता, मूलचंद खदरिया, नौरग्राम, सुरजाराम दड़बी, बुद्धराम आदि शामिल थे। इन नौजवानों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार व स्वदेशी खादी का प्रचार किया। 1930 ईस्वी के सत्याग्रह में सिरसा जिले का विशेष योगदान रहा। इस सत्याग्रह में सिरसा के बहुत से लोगों ने गिरफ्तारियां दी, जिनमें लक्ष्मी नारायण पेड़ीवाल, नागरमल, चाननमल, आत्माराम, हरनारायण त्रिपाठी, राम कुमार चमड़िया, हरि सिंह ठाकुर, गणपत राम तलवाड़िया, त्रिलोकचंद जिंदगर, भगवत स्वरूप शर्मा, मंगतराम कानसरिया, तुलसीराम चौटाला, देशराज सोनी, छोगेलाल गुप्ता, चानन राम, गोंदीराम, रुड़ियाराम और माड़ूराम शामिल थे। गिरफ्तार किए गए देशभक्तों को कठोर यातनाएं भुगतनी पड़ी। श्री मूलचंद खदरिया को विदेशी वस्त्रों की दुकान पर पिकेटिंग करते हुए गिरफ्तार किया गया। इन्हें बच्चों की बोस्टल जेल लाहौर में बंद कर दिया गया और इन्हें कठोर यातनाएं दी गई। उन्हें मरण अवस्था में जेल से रिहा किया गया। सिरसा आकर थोड़े ही समय बाद मूलचंद खदरिया हमेशा हमेशा के लिए भारत माता की गोद में समा गए। 1932 ईस्वी में लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, परंतु उसके असफल होने पर महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत लौट आए। भारत आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में देश में फिर से सत्याग्रह शुरू हो गया। इस आंदोलन में जिला सिरसा के देवीलाल चौटाला, फतेहचंद नाटा, गणपतराम रिशालिया खेड़ा, कुंदनलाल महाजन, तेजभान, रामेश्वर दास, नंद किशोर आदि देशभक्तों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। 1936 ईस्वी में सारे देश में विधानसभा चुनाव हुए। तब फतेहाबाद सिरसा देहाती चुनाव हल्का में भी पंजाब असेंबली लाहौर के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव क्षेत्र से श्री आत्माराम विजयी हुए। विरोधी पार्टी के नंदराम माधव सिंघाना हार गए। हारे हुए उम्मीदवारों की चुनाव याचिका मंजूर होने पर मार्च 1937 में फिर से चुनाव हुआ। उस उपचुनाव में हरियाणा में पहली बार कांग्रेसी उम्मीदवार चौधरी साबराम चौटाला ने विरोधी उम्मीदवार श्री नंदराम माधव सिंघाना को काफी वोटों से हरा दिया। कांग्रेस की यह जीत एक प्रकार से अंग्रेजी राज के मजबूत किले में पहली दरार थी। इससे लोगों को काफी हिम्मत मिली। 8 जनवरी 1938 को गांव गंगा में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका संचालन नवयुग कांग्रेसी कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल चौटाला ने किया। इस कॉन्फ्रेंस में सरदार किशन सिंह, डॉक्टर गोपीचंद, डॉक्टर सत्यपाल, श्री श्यामलाल, बाबू ठाकरदास, चौधरी सुमेर सिंह, डॉक्टर मुरली मनोहर, न्यामत अली, पंडित रामस्वरूप आदि नेताओं ने भाषण दिए। 1938 से लेकर 1940 तक सिरसा क्षेत्र में भयंकर अकाल व सूखा पड़ गया। लगातार 3 वर्ष तक अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं हुआ। उस समय सिरसा का सारा क्षेत्र बालू रेत की टीलों का रेगिस्तान था।
गांव के कुओं का पानी भी कड़वा था। गांव से शहरों की तरफ आने के लिए पक्की सड़कें नहीं थी। पंजाब सरकार ने अकाल पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जगह जगह कच्ची सड़कें बनवाने के कार्य शुरू किए। दिन भर काम करने पर लोगों को 6 पैसे रोजाना मजदूरी मिलती थी। हजारों गायों को जिला भर से इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश में ले जाकर उनके प्राण बचाए। 1940-41 में द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर चल रहा था। इधर भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश में सत्याग्रह शुरू कर दिया। इस सत्याग्रह में सिरसा के देशभक्तों ने बड़े जोश से अपने आप को राष्ट्र के प्रति बलिदान देने के लिए पेश किया। इस सत्याग्रह में सिरसा जिले के जिन देशभक्तों ने अपनी गिरफ्तारियां दी, उनमें मुरली मनोहर, डॉक्टर BN कामरेड, श्री हरद्वारी लाल, श्री मदन मोहन, कामरेड जान मोहम्मद, श्री बुद्धराम, श्री हरचंद सिंह लकड़ावाली, चौधरी साहब राम चौटाला, घेरू राम, पंडित डूंगरमल, परमानंद दादू, श्री विशन सिंह जमाल, श्री रामलाल जोधखां, मोहम्मद राम, धोकल राम, लादू राम वर्मा, पतराम वर्मा, श्री बिरजलाल गिंद्रा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य यही था कि भारत की 36 करोड़ जनता इस विश्व युद्ध में किसी भी शक्ति के साथ नहीं है, बल्कि अंग्रेजी सरकार गुलाम देश के रूप में जबरदस्ती उससे सहायता लेना चाहती है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का अंतिम स्वाधीनता संग्राम का बिगुल बज उठा। इसमें भी सिरसा के बहुत से देशभक्तों ने गिरफ्तारियां दी, जिनमें चांदनमल, श्री विश्वनाथ, त्रिलोकचंद जींदगर, कामरेड जान मोहम्मद, श्री अर्जुन सिंह, वेद रामदयाल, श्री हुकमचंद, गोपाल जी अग्रवाल, श्री रुलदूराम गुप्ता, एलनाबाद से लादूराम व पतराम वर्मा, चौटाला से चौधरी साहब राम, चौधरी देवीलाल, श्री लेखराम, हुक्माराम, कालावाली से श्री गंगाराम, श्री सूरज प्रकाश, नंदलाल, कागदाना से श्री रामस्वरूप गढ़वाल, नगराना से श्री मनफूल सिंह और रिसालिया खेड़ा से गणपत राम शामिल थे। इन देशभक्तों को मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, मिंटगुमरी तथा लायलपुर की जेलों में रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इन सभी देशभक्तों को रिहा कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने 1945 के अंत में देश में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की। घोषणा होते ही पंजाब विधानसभा की फतेहाबाद सिरसा देहाती हल्का से चौधरी साहब राम चौटाला को सर्वसम्मति से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया। उनके विरोध में दौलतपुर के श्री रामजी लाल खड़े हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत भर में चुनावी दौरा किया। उन्होंने भिवानी, नारनौल, लांदड़ी, बडोपल और सिरसा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिरसा में कांग्रेसी उम्मीदवार चौधरी साहब राम चौटाला को सफल बनाने की अपील की। इस बार चौधरी साहब राम चौटाला भारी बहुमत से विजयी हुए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का गढ़ टूट गया। देश में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई। इस चुनाव परिणाम को देखकर अंग्रेजी सरकार अच्छी तरह से समझ गई थी कि भारत को आजाद करने के सिवाय अब कोई रास्ता नहीं है। इसलिए 20 फरवरी 1947 को भारत की आजादी, पाकिस्तान की स्थापना तथा देश विभाजन की घोषणा कर दी। देश विभाजन के समय सिरसा को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। मुस्लिम आबादी सुरक्षापूर्वक काफिले के रूप में पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान से भारी संख्या में हिंदू सिख सिरसा में आकर आबाद हो गए। पाकिस्तान से आने वाले हिंदू सिखों में अधिकांश लोग जट सिख, अरोड़ा, कंबोज, नामधारी, भाटिया, बाजीगर आदि बिरादरियां शामिल थी। सरकार ने उजड़ कर आए हुए लोगों के पुनर्वास के लिए सहायता के कार्य किए। ये लोग आज अपना सुखी व खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 90 साल की घोर संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को दिल्ली की ऐतिहासिक लाल किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक उतर गया और भारत का तिरंगा झंडा लहराने लगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। सिरसा के नगर व सरकारी कार्यालयों में तिरंगा झंडा लहराने लगा। जहां देश की आजादी की खुशी में जनता झूम रही थी, वहीं देश विभाजन के समय हुए भयंकर मारकाट की हालत देखकर देशवासियों के दिल तड़प रहे थे। स्वतंत्रता के बाद 1952 में देश में पहली बार चुनाव कराए गए। इस बार सिरसा क्षेत्र जनरल विधानसभा सीट पर आधारित था। इस चुनाव में कांग्रेस ने चौधरी देवीलाल चौटाला को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा। चौधरी देवीलाल ने अपने विरोधी उम्मीदवार को हरा दिया। आजादी से पहले सिरसा का बहुत सारा क्षेत्र वीरानी भूमि वाला रेगिस्तानी क्षेत्र था।
आज़ादी के तुरंत बाद हिसार, सिरसा, बेहानी तथा इसके साथ लगते कुछ राजस्थान व पंजाब की सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई हेतु भाखड़ा डैम नाम की एक विशाल परियोजना शुरू की गई। यह योजना कुछ ही वर्षों में बनकर तैयार हो गई। 1955 में यह योजना इस क्षेत्र की प्यासी भूमि को पानी देने लगी। अब भाखड़ा के आने के बाद सिरसा क्षेत्र में भरपूर अन्न पैदा होने लगा। आज़ादी की 25 वर्ष पूरे हो जाने पर भारत सरकार ने 1972 में आज़ादी की सिल्वर जुबली मनाई। देश भर में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने की कार्यक्रम किए गए। 17 अगस्त 1972 को नेशनल कॉलेज सिरसा में जिला हिसार के उपायुक्त श्री हरफूल सिंह ने सिरसा क्षेत्र के सारे स्वतंत्रता सेनानियों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। 15 अगस्त 1972 से ही सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को 200 रुपये मासिक पेंशन देना शुरू कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। देश में राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो गई। लोग सोचने लगे कि अब हमारे पर किसी का अन्याय नहीं होगा। 1948 के शुरू होते ही सिरसा क्षेत्र के मालगुजार किसान मुजारों को जमीनों से बेदखल करने लगे, जिसे वे सदियों से बोते चले आ रहे थे। सिरसा के चौटाला, केहरवाला, सादेवाला, ढूंढियावाली आदि गांवों के किसानों पर जमीन बेदखली की तलवार लटकने लगी। मुजारों की जमीनें छीनी जाने लगी। सारे क्षेत्र में त्राही त्राही मच गई। कामरेड लादूराम वर्मा ने माल गुजारों के विरुद्ध में किसानों को संगठित किया। गांव केरवाला को हेडक्वार्टर बनाया गया। किसानों में जन जागरण की लहर पैदा हो गई। माल गुजारों के हृदय कांप उठे। एक षड्यंत्र के तहत रानिया का थानेदार लादूराम वर्मा को समझौते का झांसा देकर ऊंट पर बैठाकर केहरवाला से ढूंढियावाली ले आया। वहां उस पर मुकदमा बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया और हिसार की जेल में डाल दिया। जेल में लादूराम वर्मा को जानलेवा रोग लग गया। जेल से रिहा करते ही 20 अप्रैल 1949 को लादूराम वर्मा हमेशा हमेशा के लिए भारत माता की गोद में समा गई। कामरेड लादूराम वर्मा का यह बलिदान रंग लाया। गांव ढूंढियावाली में किसान सत्याग्रह का बिगुल बज उठा। चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में किसान हाथों में झंडे लेकर ढूंढियावाली की ओर बढ़ने लगे। अनेक किसानों सहित चौधरी देवीलाल चौटाला को गिरफ्तार करके हिसार की जेल में डाल दिया गया। फिर भी किसानों का संघर्ष जारी रहा। आखिर सरकार ने किसानों सहित चौधरी देवीलाल चौटाला को रिहा कर दिया गया। समझौते की बात शुरू हो गई। परिणाम स्वरूप एक मुजारा संरक्षण एक्ट बनाया गया। अब किसान अपनी जमीनों के मालिक बन गए। मालगुजारी प्रथा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। ढूंढियावाली किसान सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वालों में चौधरी देवीलाल चौटाला, चौधरी केसराराम केहरवाला, भीम सिंह डालूराम ढूंढियावाली, कालवाना के मंगलचंद शर्मा, बालासर के पतराम सुथार, चौटाला के खूबराम और भारूखेड़ा से हेमराज आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया तो सिरसा में भी इसका भारी प्रचार हुआ। लोगों ने गलियों व बाजारों में विदेशी वस्त्र ला लाकर जला डाले। उसी दौरान सिरसा के वंशीवट मंदिर के पुजारी पंडित जीवनराम ने अपने पहने हुए विदेशी वस्त्र तो उतारे ही, बल्कि उन्होंने भगवान की मूर्ति के विदेशी वस्त्र उतारकर उन्हें खादी पहना दी। पंडित जीवनराम जी ने उसी दिन से ही मंदिर के द्वार हरिजन भाइयों के लिए खोल दिए। पंडित जीवनराम जी हमेशा महात्मा गांधी की आदर्शों पर चलते रहे। एक ऐतिहासिक पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब राजा अनंगपाल दिल्ली पर राज्य करते थे, उसी समय उनका एक भाई विजयपाल वर्तमान कस्बा भूना में अपनी राजधानी बनाकर राज्य करता था। विजयपाल का एक लड़का जाटू सिंह अपने पिता से नाराज होकर सिरसा के राजा कुंवरपाल के यहाँ चला आया। राजा कुंवरपाल के कोई लड़का नहीं था, केवल 3 लड़कियां थीं, जिनके नाम थे वाछल, काछल और पातल। राजा कुंवरपाल ने पातल की शादी जाटू सिंह से कर दी और उसे घर जवाई रख लिया। वाछल और काछल की शादी ददरेड़ा के राजा जेवर सिंह और नेवर सिंह से कर दी। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से वाछल की कोख से जहारवीर गोगापीर पैदा हुए, जिन्हें दुनिया पूजती है। राजा पृथ्वीराज चौहान त्रावड़ी के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से बुरी तरह से हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर सवार होकर युद्ध से भाग निकले थे, परंतु सिरसा के निकट गांव तारवाना के पास मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। पृथ्वीराज चौहान को बादशाह के सामने पेश किया गया। तभी बादशाह ने पृथ्वीराज चौहान का वध कर दिया। इतिहासकार इस तथ्य की वास्तविकता को जानने के लिए तारवाना आते रहते हैं।
चार चौपटे व 8 वजारों वाली इस खूबसूरत नगरी में कुछ धार्मिक स्थल व संस्थाएं हैं। सिरसा की ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों में सिद्ध योगी बाबा सरसाईनाथ जी का डेरा ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो अभी तक अपने प्राचीन मूल रूप में विद्यमान है। सिरसा नगर की कंडरात को छोड़कर यह सबसे पुराना डेरा है। बादशाह शाहजहां के शासनकाल का एक हस्तलिखित शाही फरमान आज भी डेरे के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। कहा जाता है कि बादशाह शाहजहां अपने पुत्र दारा के साथ इस क्षेत्र का दौरा करने आए थे कि दारा अचानक बीमार हो गया। काफी इलाज करवाने पर भी दारा ठीक नहीं हुआ। लोगों ने बादशाह को सलाह दी कि वे बाबा सरसाईनाथ के डेरे में चले जाएं। शाहजहां ने ऐसा ही किया। बाबा सरसाईनाथ ने भगवान से प्रार्थना की और दारा ठीक हो गया। बादशाह ने खुश होकर डेरे में एक लाल रंग के पत्थर का गुंबज बनवाया जो आज भी मुगल काल की भवन कला का प्रतीक है। बाबा सरसाईनाथ जी की समाधि भी इसी गुंबज में है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह डेरा बादशाह हुमायूं के शासनकाल में इसी स्थान पर था। यह डेरा सिरसा में बेगू रोड की तरफ अब भी अपनी जगह पर कायम है। नाथ संप्रदाय के बाबा सरसाईनाथ जी एक सिद्ध योगी पुरुष थे। उनके चमत्कारों की चर्चाएं आज भी प्रचलित है। लोगों का यह मानना है कि सिरसा के रक्षक बाबा सरसाईनाथ जी रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सिरसा नगर को बाबा सरसाईनाथ जी ने ही बसाया था। सिरसा क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंचकर नतमस्तक होते हैं। लोगों में यह आस्था है कि यहाँ आने वाले मनुष्य की मनोकामना पूरी होती है। शिष्य परंपरा के अनुसार इस समय बाबा सुंदराईनाथ जी डेरे के नाथ जी मान्य हैं। सिरसा जिला इस समय हरियाणा का एक प्रगतिशील व समृद्धिशाली जिला है। बाखड़ा की नहरों व घग्गर नदी की कृपा से यहाँ भरपूर अन्न पैदा होता है। बागवानी, सफेद सोना व गेहूं उत्पादन में सिरसा जिला हरियाणा भर में पहले स्थान पर है। भारत में अधिक गेहूं पैदा करने के लिए सिरसा जिले को 16 जुलाई 2011 को प्रधानमंत्री अवार्ड मिल चुका है। सिरसा की धरती पर अनेक देशभक्त व संत महात्मा पैदा हुए हैं। सिरसा की इस पावन धरती पर पैदा होने पर हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। सिरसा की इस पवित्र और धार्मिक धरती पर हमें गर्व है। एक और ऐतिहासिक अंक लेकर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। अब मदन लाल नौकवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।